नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पूरा प्रकाश का निचोड़ लेकर आया हूं। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उड़ा दोगे एग्जाम में, बस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड। न्यूमेरिकल भी दूंगा और साथ ही पूरे कंसेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि लाइट क्या होती है। 5 से 10 मिनट का ये टॉपिक रहेगा, पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जितना भी इसका निचोड़ है, और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं लाइट। लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। तो लाइट का यूज किस लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, उनके नेचर को स्टडी करने के लिए। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? एक प्रकाश का रूप होता है। अब बेसिकली लाइट को क्या कहा जाता है? लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसको ये नाम किसने दिया था? ये मैक्सवेल ने दिया था, 1865 में दिया था। क्या नाम दिया था? ईएम वेव। कि लाइट कौन सी वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरह का पूरा स्पेक्ट्रम होता है। अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, ये 7 तरह की होती है। गामा रे, गामा रे को मतलब गामा किरण है। एक्स रे यानी कि एक्स किरण है। अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी विकिरण। विजुअल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश। इंफ्रारेड यानी कि अपरक्त विकिरण। माइक्रो तरंग यानी कि यस माइक्रो तरंगों को तो माइक्रो तरंग ही बोलते हैं, या सूक्ष्म तरंग भी हम बोलते हैं। और अगला क्या होता है? रेडियो तरंग। ठीक है, तो ये 7 प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जिसके बारे में किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। हमें जो चीज में पढ़नी है वो लाइट है। लाइट को लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। दूसरी चीज, लाइट के पास 3 कैरेक्टर होते हैं। पहली चीज क्या होती है? लाइट के पास तरंगदैर्घ्य होती है। तो याद कर लो मेरे भाई, तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 7000 एंगस्ट्रॉम। 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर हम इसको मीटर में लिखें, काय में लिखें? मीटर में लिखें, तो 7 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 4 × 10⁻⁻7 मीटर होती है। और अगर हम इसी चीज को नैनोमीटर में लिखें तो 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर, ये क्या होती है? इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। अब मैं बात करूं भाई इसकी आवृत्ति की। न्यू का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। एल का लैम्डा मतलब क्या होता है? तरंगदैर्घ्य, तरंग की लंबाई। ठीक है, अगर इसकी आवृत्ति की बात किया तो इसकी आवृत्ति होती है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 14 हर्ट्ज। अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये कुछ बातें आप अच्छे से याद कर लेना। फिर से दोहरा रहा हूं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर 7 × 10⁻7 मीटर से लेकर 4 × 10⁻7 मीटर, या फिर 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर होती है। प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है? 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। और प्रकाश का वेग अच्छे से याद कर लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ लाइट। हिस्ट्री ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके बारे में, लाइट के बारे में न्यूटन ने डिस्कवर किया था 1670 में। इसके बारे में बताया कि लाइट जो होती है वो लाइट की कार्पुसल थ्योरी दी थी, यानी कि न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में चलता है। क्या के रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है। और उस प्रिंसिपल को बेस मानकर उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, ऐसे कुछ फिनोमेना यानी कि घटनाओं को क्या किया? एक्सप्लेन किया। इसके जस्ट बाद, कुछ टाइम बाद, अगले साइंटिस्ट है हाइजन, जिन्होंने देख सकते हो थोड़ा सा गैप है। 1690 में, कितने? 1690 में लाइट को बताया कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नहीं होती, वो वेव होती है। कौन सी वेव होती है? आंसर है मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव को हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। सो लाइट इज अ मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग होती है। अब इसको वेव मानकर उन्होंने भी कुछ नई चीजें एक्सप्लेन कर दी। उसका नाम क्या था? व्यतिकरण और विवर्तन। व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और विवर्तन को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कुछ नई चीजें थी जो उन्होंने वेव मानकर एक्सप्लेन की, जो कि न्यूटन नहीं कर पाए। इसके जस्ट बाद यहां पर हमारे एक और साइंटिस्ट थे इसी समय, जिन्होंने हाइगन की थ्योरी को सपोर्ट किया और उसको बोला कि हाइगन जो बोल रहे हैं कि लाइट वेव है, तो मैं भी बोलता हूं कि लाइट वेव है, लेकिन वो जो वेव बोल रहा है वो मैकेनिकल वेव है। वो मैकेनिकल वेव नहीं है तो कौन सी है? तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसको क्या कहा जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। कम समय में वीडियो बनाना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा मेरे भाई, लेकिन पूरा कंप्लीट करके दूंगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं मैक्सवेल।
मैक्स प्लांक, इसकी जस्ट बाद मैक्स प्लांक आए और मैक्स प्लांक ने फिर से बोल दिया कि लाइट जो होती है वो क्या होती है, पार्टिकल होती है, जो कि क्या कह रहे थे, न्यूटन कह रहे थे। और मैक्स प्लांक ने बताया कि लाइट इज अ पार्टिकल और उसकी एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। एच का मतलब होता है प्लांक नियतांक और न्यू का मतलब क्या होती है, आवृत्ति। यानी कि हर प्रकाश का जो रंग होता है उसकी अलग अलग क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो एक बात अच्छे से याद कर लेना, ये जो आपको कलर दिखते हैं लाइट में, क्या दिखते हैं, कलर दिखते हैं, रेड, ब्लू, वॉयलेट, ये सब होते हैं ना, ये किसकी बेसिस पे होते हैं, आवृत्ति के बेसिस पे होते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन लाइट को लेकर। अब हम इसके घटनाओं को जानेंगे, तो चलिए आइए घटना को देखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश बहुत तरह की घटनाएं प्रदर्शित करता है नेचर में, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों को बताऊंगा। पहले लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे किसी माध्यम के चमकीले पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर एक दर्पण है, एक चमकीला पृष्ठ है एक्स वाई, जिस पर यहां पर एओ एक प्रकाश की किरण डाली जा रही है। जो किरण डालें उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण, और ये टकराकर वापस आ जाए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, दैट इज रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्टेड रे। अगली चीज, जिस बिंदु पर ये किरण आपतित होती है, यही प्रश्न पूछा गया था, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आई, यानी कि आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कि आर बोलते हैं। परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर 30 डिग्री पर आई है तो 30 डिग्री पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो। अगली चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि किरण लंबवत आपतित होती है तो याद रखिएगा मेरे भाई, आपतन कोण और अपवर्तन परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब अगली चीज की बात करते हैं, दर्पण, यानी कि मिरर फॉर्मूला। मिरर आपके दो तरह के होते हैं, और भी तरह के होते हैं, लेकिन दो ही इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसमें हम अपना मुखड़ा देखते हैं और जिसमें हमारा मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनता है हमारी बॉडी के साइज का बनता है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए जानते हैं कॉनकेव मिरर के फीचर्स। कॉनकेव मिरर एक वो दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब की अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब अलग अलग बनते, मतलब वस्तु की अलग अलग लोकेशन पर प्रतिबिंब अलग अलग बनते हैं। वो स्थितियां मैं आपको अलग से वीडियो में कवर करूंगा, इसमें नहीं करूंगा। इधर आइए, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। इसका नाम अवतल, इसका नाम उत्तल, इसका नाम अवतल, इसका नाम उत्तल। ठीक है, अब अवतल दर्पण में कुछ चीजें जाने जो बेसिक है। पहला, अवतल दर्पण की जो मुख्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव, यानी कि पी। ठीक है, और अवतल दर्पण का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा अनंत लंबाई की क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, मुख्य अक्ष कहलाती है। दूसरी चीज, ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। तो पेपर में यही पूछा गया था कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अगली चीज, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से और गुजरती है उसको कहते हैं फोकस। उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, आइए अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, इधर आइए, ये आपके पास उत्तल दर्पण है। जब उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो पीछे की ओर बनाने पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस। तो ये वास्तव में यहां से नहीं निकली, आती हुई प्रतीत हो रही, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। समझ में आ गई बात। ध्रुव, ये ध्रुव है पी, सी वक्रता केंद्र है और ध्रुव और वक्रता केंद्र जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारी वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस है, इनकी दूरियां होती हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से। एक नियम सस्ता सा याद कर लो, किरण की दिशा में चलोगे तो दूरियां धनात्मक लेनी है, किरण की विपरीत दिशा में चलोगे तो दूरियां ऋणात्मक लेनी है, बस। तो देखो, और सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ लिखेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कैपिटल आर, जिसको कैपिटल आर लिखेंगे। किरण इस दिशा में आ रही, चल इस दिशा में रहे तो दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक, और यहां पर जा रहे हैं तो ये दूरी भी कैसी आएगी, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है r बराबर 2f। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है, इसलिए फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं अवतल दर्पण के सूत्र, यानी कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, ये आपका अवतल दर्पण है, जहां पर एक वस्तु रखी है, ए बी एक वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण में a' b'। ठीक है भाई, ओके। कैसे बना वो मैं स्टूडियो में बताऊंगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। u क्या होती है, वस्तु की दूरी, कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। b क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। f क्या होती है, फोकस दूरी, कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। याद करिए, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के लिए सारी दूरियां f u v r सारी दूरियां कैसे होती हैं, ऋणात्मक, थंब रूल। उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो वस्तु की दूरी को छोड़कर सारी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक। और ये सूत्र आपको अच्छे से याद करना है, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए इधर आइए, अगली चीज हम लेते हैं रैखिक आवर्तन। रैखिक आवर्तन का बेसिक फॉर्मूला होता है I/O। I/O, I का मतलब साइज ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब का आकार, O का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का आकार। इसका एक और फॉर्मूला होता है -b/u। इसके लिए याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्तन ऋणात्मक होता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्तन धनात्मक होता है। बस इतनी चीजें आप याद रख लेते हैं, आपका परावर्तन खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपवर्तन की तरफ। तो अपवर्तन को जानते हैं क्या होता है, आइए अब हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने परावर्तन समाप्त कर लिया, अब हम आते हैं अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब एक जैसे माध्यम से चलकर दूसरे अगले एक जैसे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से चलकर कांच में प्रवेश करती है, हवा से चलकर पानी में प्रवेश करती है, हवा से चलकर केरोसिन ऑयल में प्रवेश करती है, किसी भी लोकेशन में प्रवेश करे, जब भी माध्यम में चेंज होगा तो हमेशा क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। याद रखिएगा। तो AO एक प्रकाश की किरण है जिसको विरल सघन माध्यम पर डाला जा रहा है। विरल माध्यम हवा, सघन माध्यम पानी, कांच, ये सब कौन से माध्यम होते हैं, सघन। तो नियम याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी, हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी। आने वाली किरण आपतित किरण, मुड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण, मुड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाए आपतन कोण, मुड़ने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाए उसे अपवर्तन कोण। नियम याद रखिएगा, विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुकना है, और सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटना है, सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटना है। याद रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगली चीज, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या है, तारों का टिमटिमाना, पानी में वस्तुओं को कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बताता हूं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम मुख्य जो स्नेल का नियम कहलाता है, वो क्या होता है कि पहले माध्यम में जिया, दूसरे माध्यम की जिया का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, यानी कि म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कभी डिटेल में बताएंगे, अभी आपके एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। यहां से आप साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका इधर गुणा करके, अगर आपको म्यू पता है और अपवर्तन कोण पता है। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला बन गया। आइए इधर आते हैं, अब अगली चीज आती है इसमें अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो हमेशा किरण को मोड़ने का काम करता है। तो जो किरण को मोड़े उसको हम क्या कहते हैं, उसका अपवर्तनांक होता है। ये किरण हवा से पानी में प्रवेश की तभी मुड़ी ना, हवा में तो नहीं मुड़ी ना, तो अपवर्तनांक किसका, पानी का। किरण हवा से जा रही है गिलास में मुड़ गई, तो अपवर्तनांक किसका, गिलास का। लेकिन किसके सापेक्ष, आई कहां से थी, हवा से, मुड़ी काय में, गिलास में, तो हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। आई कहां से थी, हवा में, मुड़ी काय में, पानी में, तो गिलास हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक होता है। ये दो प्रकार का होता है, नंबर 1 निरपेक्ष और नंबर 2 सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक उसको कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू बताता है, किसकी, माध्यम की। वो कैसे निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं जब प्रकाश की किरण हवा से चलकर काय में प्रवेश कर रही है, कांच में कर रही है, हवा से चलकर पानी में, हवा से चलकर किसी और माध्यम में जा रही है, तो उसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका फॉर्मूला होगा C/V, यानी कि C हवा में प्रकाश की चाल, V माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर C कांस्टेंट है तो म्यू का V के साथ रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती का। V बढ़ा दोगे यानी कि जिस माध्यम का म्यू ज्यादा होता है उसमें
प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम का म्यू कम होता है उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो हवा में ज्यादा होती है, कांच और पानी में कम होती है, क्योंकि उनका म्यू ज्यादा होता है। अगली चीज सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो सापेक्ष अपवर्तनांक में जब आपकी प्रकाश की किरण अब हवा से नहीं आ रही, वाटर से गिलास में जा रही या गिलास से वाटर में जा रही, तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का कहलाता है अपवर्तनांक। तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने का सूत्र है और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने का सूत्र है। अब कुछ अपवर्तनांक आपको याद रखनी है। पानी का अपवर्तनांक याद रखिए 1.33 होता है, गिलास का अपवर्तनांक याद रखिए 1.5 होता है या 1.5 तक चल जाएगा, और हीरे का डायमंड का कितना होता है 2.42 होता है। अगला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, जो हमारी प्रकाश की चाल होती है यानी कि C कितनी होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। अब ये जो प्रकाश की चाल होती है उसको निकालने के लिए अगर हमको प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पता है और प्रकाश की आवृत्ति पता है तो गुणा करके हम C निकाल सकते हैं। तो C का फॉर्मूला याद कर लीजिए, तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति। यहां से तरंगदैर्घ्य का सूत्र आएगा C/आवृत्ति और यहां से आवृत्ति का सूत्र आएगा C/λ। तो एक फॉर्मूला रट लोगे, दो अपने आप बन जाएंगे। अब अगली चीज आती है विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश का अपवर्तन। अब मान लो आपने हवा, वाटर, गिलास, हवा ऐसे माध्यम ले लिए और इन पर प्रकाश को डाला, तो यहां से प्रकाश के अपवर्तन को निकालने का सूत्र होता है, देखिए वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। तो हमेशा आपको क्या करना है, यहां पर जो पहले आ रहा है उसको यहां लिखना है और यहां पर जो आ रहा है उसको हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला लिक्विड का गिलास के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ, तो यहां पर गिलास है तो आप पहले गिलास लिख दोगे और फिर किसको लिख दोगे, लिक्विड का। तो दो निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दो निरपेक्ष माध्यमों का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अब अगली जो घटना आती है इसमें प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन ये कब होता है, नियम याद रखिए, जब भी प्रकाश किरण सघन दिखाई में जाती है विरल में। तो कौन सी घटना होती है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। और कब होती है घटना, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण को हम C से भी लिख सकते हैं और IC से भी लिख सकते हैं। तो म्यू और साइन C ये किस में संबंध है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। अगर आपको क्रांतिक कोण दिया तो आप अपवर्तनांक निकाल सकते हो, अपवर्तनांक दिया तो क्रांतिक कोण आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। अब हम अगले फिनोमेना की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जानते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमने परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, हम प्रकीर्णन को जानते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण एक ऐसे मॉलिक्यूल से टकराती है, मतलब जब प्रकाश हमारा वायुमंडल में उपस्थित ऐसे कणों से टकराता है जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, तो उससे टकराने के बाद वो चारों दिशाओं में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो आपको अभी बताऊंगा। ये जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है ना, इसकी कुछ तीव्रता होती है, और वो जो तीव्रता होती है ना, वो उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना बड़ा होगा उसकी तीव्रता कम होगी, यानी कि वो कम प्रकीर्णित होगा, कम स्कैटर होगा, ठीक है। और जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या कह सकते हैं, ज्यादा होगी, उसके लिए I कम होगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसके लिए I ज्यादा होगा। तो अब आइए इधर देखिए, यहां पर एक लाइन लिखी है, रेड कलर जो होता है उसका लैम्डा बड़ा होता है वॉयलेट कलर से, बैगनी कलर से रेड कलर का ज्यादा होता है, इसलिए रेड कलर का प्रकीर्णन कम होता है, वॉयलेट कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, या ब्लू कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। अब हमारा जो खतरे का सिग्नल होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन कम होता है तो वो ज्यादा दूरी तक जाता है। तो रात के समय हम कौन से सिग्नल का यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक पर रेड का, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक जाता है, तो हमको दूर से पता चल जाता है ट्रेन को रोकना है। दूसरा, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में अधिकतम मात्रा में कौन सा कलर पाया जाता है, ब्लू कलर पाया जाता है, और ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम, तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, तो इसलिए हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
प्रकाश सूर्य का क्या दिखाई देना, लाल दिखाई देना। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, रेड कलर का होता है। तो रेड कलर की किरणें ही हमारी आंखों में इंटर करती है, इसलिए हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना थे जो मैंने इस वीडियो में सारे कवर कर दिए, और इतने ही और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह के एग्जाम से इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बेसिस पर प्राप्त हुए क्वेश्चन आपको मैं बताता रहूं वीडियो के माध्यम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।